हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यभूषा क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग स्वस्थकृत विज्ञान या इसको स्वास्थ्य विज्ञान भी कहा जाता है, इसके इम्पोर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। आप लोग कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। आइए देखते हैं स्वस्थकृत विज्ञान में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या बताया गया है। पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या होता है? हमारा जन्म जो हुआ है, एक पुरुष का जन्म होता है, पुरुष या मनुष्य हम इसको बोल सकते हैं। तो मनुष्य का जो जन्म हुआ है उसके क्या क्या प्रयोजन क्या है, वो किस लिए उसको जन्म दिया गया है इस पृथ्वी पे। तो उसके 4 अर्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, अर्थ मतलब धन है ना, धन की प्राप्ति, काम की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति। लास्ट में आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी पड़ती है, तभी जाके पुरुष का जो जन्म है वो सार्थक होता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? आयुर्वेद का प्रयोजन क्या कहा जाता है? आयुर्वेद का क्या प्रयोजन है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो ये श्लोक आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में ये आता है। आयुर्वेद के प्रयोजन में क्या बताया गया है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण मतलब स्वस्थ व्यक्ति के, स्वस्थस्य मीन्स स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी हेल्दी पर्सन के हेल्थ की रक्षा करना, हेल्थ को बनाए रखना, स्टेबल बनाए रखना ताकि वो कभी बीमार ना हो। और आतुरस्य विकार प्रशमनम, ठीक है, नंबर 2 है आतुरस्य विकार प्रशमनम। आतुरस्य मीन्स जो आतुर है या रोगी है, जिसको डिजीज हो गया है, डिजीज्ड पर्सन, या जिसको आप पेशेंट भी बोलते हो, ठीक है। तो ये आतुर है और इसके विकार की, विकार मतलब डिजीज की, ठीक है, जो रोग है उसको, उसका प्रशमन करना या उसको ठीक करना, ठीक है। तो 2 प्रयोजन आयुर्वेद के बताए गए हैं। पहला है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम, रोगी के रोग को प्रशमन करना या ठीक करना। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में द्विविध भेषज के बारे में बताया गया है। तो द्विविध भेषज क्या क्या है? भेषज मीन्स मेडिसिन। आप कुछ भी करेंगे उसके लिए आपको मेडिसिन की जरूरत है ना। तो मेडिसिन में क्या क्या बताई गई है? तो स्वस्थस्य ऊर्जस्करम मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है, हेल्दी पर्सन है, उसकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए या उसकी इम्यून सिस्टम या हेल्थ स्टेटस आप बोल सकते हैं, तो इसको बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन यूज की जाती है। और आर्तस्य रोगनुत, आर्त कौन होता है? आर्त होता है आपका पेशेंट। तो आर्त के डिजीज को, रोगनुत, रोग को हरण करने के लिए, रोग को खत्म करने के लिए कुछ मेडिसिन यूज की जाती हैं। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, हमें हेल्दी बनाए रखने के लिए कुछ मेडिसिन हम लेते हैं, है ना, जो कि जैसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होती हैं तो वो हम लोग लेते हैं। और कुछ मेडिसिन होती हैं जो हमारी बीमारी को ठीक करती हैं, जैसे कुछ एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, ये सारी मेडिसिन हैं। तो ये आर्तस्य रोगनुत होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है? त्रिदंड। त्रिदंड किसको कहा जाता है? सत्व, आत्मा और शरीर। सत्व, आत्मा, शरीरं च त्रयम एतद त्रिदंडवत, ठीक है। तो ये सत्व, आत्मा, शरीर जो है ये 3 दंड की तरह काम करता है। ये दंड हमारी जो बॉडी है उसको जीवित रखते हैं और उसको धारण करता है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो ये दंड के समान है हमारे शरीर में, सत्व, आत्मा और शरीर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एज पर WHO। डेफिनेशन हमें बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। क्या हेल्थ की डेफिनेशन दी है WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने? उन्होंने क्या बोला है? इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग and not merely the absence of disease or infirmity. Okay, तो आप एक पर्सन को हेल्दी कब बोलेंगे? कब बोलेंगे? जब वो फिजिकली हेल्दी हो। फिजिकली मीन्स उसकी बॉडी में कोई भी दिक्कत नहीं है, वो फिजिकली हेल्दी है। मेंटली हेल्दी हो, उसका ब्रेन, उसका मन, वो सब एकदम सही चल रहा है, तो वो मेंटली हेल्दी है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पिरिचुअली हेल्दी हो। स्पिरिचुअली मीन्स भगवान में उसका जो विश्वास है वो किस तरह का है,
आस्तिक है या नास्तिक है, भगवान में विश्वास नहीं करता, किसी चीज को नहीं मानता, मीन्स वो मेंटली बीमार है, ठीक है। तो स्पिरिचुअली भी उसको हेल्दी रहना है, वो उसके दिमाग को शांत रहना है, और उसको ऐसा लगना चाहिए कि हमारे ऊपर भी एक सुप्रीम पावर है जो हमें कंट्रोल करता है, जिसने हमें जीवन दिया है ना, वो भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट सोशल वेलबींग। सोशल मीन्स उसके आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनके साथ उसका रिलेशन कैसा है, उनको वो किस नजर से देखता है, उनसे अच्छे से बात करता है कि नहीं करता है। तो जिसका ये चारों चीजें सही हो उसी पर्सन को आप हेल्दी बोलोगे। वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। सिर्फ बीमारी नहीं है उसको कोई बहुत लोग आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, लेकिन मन में उनके किसी के प्रति बहुत गुस्सा भरा होगा, किसी चीज के प्रति बहुत लालच भरा होगा, तो वो मानसिक रूप से बीमार है। शरीर में उनकी कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, लेकिन मन में उनकी बीमारी है ना, तो उसको भी आप हेल्दी नहीं बोल सकते हो। इसलिए सिर्फ किसी रोग की एब्सेंस हो, कोई रोग उसके शरीर में ना हो तो हम उसको हेल्दी नहीं बोलेंगे। वो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और सोशियली भी हेल्दी होना चाहिए। आयुर्वेद में क्या बताया गया है डेफिनेशन ऑफ स्वस्थ पुरुष में? सुश्रुत ने क्या बताया है, देखिए, द पर्सन हैविंग सम दोष, सम अग्नि, सम धातु, मल क्रिया, प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय एंड मन इज नोन एज स्वस्थ पुरुष, ठीक है। तो सुश्रुत ने क्या बोला कि सम दोष होना चाहिए। दोष हम लोगों ने पढ़ा था शारीरिक क्रिया में, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। दोष, धातु, मल, वो सब हमने उसमें डिस्कस किया है। तो दोष कितने होते हैं? शारीरिक दोष होते हैं, मानसिक दोष होते हैं। शारीरिक दोष में वात, पित्त, कफ आ जाता है, मानसिक दोष में रज और तम आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे दोष जो है ये एकदम सम अवस्था में होने चाहिए, नॉर्मल स्टेट में होनी चाहिए। नेक्स्ट सम अग्नि बताई गई है। सम अग्नि क्या होती है? जितनी अग्नियां हैं, कितनी अग्नियां हैं आपकी? 13 अग्नियां बताई गई हैं, है ना। जठराग्नि है और आपकी 7 धात्वाग्नियां हैं और 5 भूताग्नियां हैं, है ना। तो वो सारी अग्नियां आपकी समावस्था में नॉर्मल स्टेट में होनी चाहिए। सम धातु मल क्रिया, धातु और मल की क्रियाएं भी समावस्था में होनी चाहिए, एकदम नॉर्मल चल रही है। कोई भी धातु कितने होते हैं? धातु 7 होते हैं और मल कितने होते हैं? 3 होते हैं, है ना। तो ये 7 धातु और 3 मल, इनकी जो क्रिया है या फिजियोलॉजी जो इनकी चल रही है, नॉर्मल फिजियोलॉजी, वो भी एकदम अगर नॉर्मल स्टेट में है। इसके साथ प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन, उसकी आत्मा प्रसन्न हो, इंद्रियां उसकी प्रसन्न हो। इंद्रियां कितनी बताई गई हैं? इंद्रियां बताई गई हैं 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां बताई गई हैं और 1 उभय इंद्रिय जो आपका मन होता है वो बताया गया है। तो इंद्रियां भी उसकी सारी प्रसन्न और हेल्दी स्टेट में होनी चाहिए। इंद्रियां उसकी आंख है, नाक है, कान है, जीवा है, त्वचा है, ये ज्ञानेंद्रियां है ना। और कर्मेंद्रियां भी ऐसे 5 होती हैं। तो ये सारे अपने फंक्शन एकदम सही से कर रहे हैं। और उसके बाद आता है मन। मन भी उसका एकदम सही है, उसके मन में कोई दुख नहीं है, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, तब जाके आप उस पर्सन को स्वस्थ बोलोगे, है ना। तो आयुर्वेद में इस तरह से स्वस्थ की परिभाषा दी गई है। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। तो ये इसका श्लोक है। श्लोक भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है? नेक्स्ट पॉइंट है आयु। आयु किसे कहते हैं ये भी हमने पहले क्लासेस में डिस्कस किया है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शरीर, इंद्रिय, सत्व एंड आत्मा। शरीरेन्द्रिय सत्व आत्मा संयोगधारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्यायी आयुरुच्यते। ये श्लोक आप सभी ने सुना होगा। तो शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा के कॉम्बिनेशन को आप आयु बोलते हो। आयु के प्रकार भी बताए गए हैं। क्या क्या प्रकार बताए गए हैं? हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के आयु बताए गए हैं। ये चारों आयु अगर उसके एकदम सही चल रहे हैं तभी आप उस मनुष्य को स्वस्थ बोलोगे, ठीक है।
नेक्स्ट स्वस्थ वृत्त विज्ञान में क्या आ जाता है? ये तो हमने नॉर्मल चीजें पढ़ ली, चलो आयु क्या है, शरीर क्या है, स्वस्थ हम किसे बोलेंगे। स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या करना है, स्वस्थ वृत्त विज्ञान में ये बताया जाता है कि एक आदमी को अपनी हेल्दी स्टेट मेंटेन करने के लिए, रोगों से प्रिवेंशन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए, क्या क्या उसको प्रोसीजर्स अपनाने चाहिए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला प्रोसीजर जो आ जाता है वो है दिनचर्या। दिनचर्या ये मीन्स क्या है, सुबह सुबह आप जल्दी उठ रहे हो और रात को सो रहे हो, तो टोटल दिन भर में आपको क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, वो आपकी दिनचर्या कहलाती है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट दिनचर्या में क्या है, सुबह आपको उठना है, तो स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त कौन सा टाइम होता है? सुबह के 4 बजे के अराउंड 3:40 से आपका ये शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त। उसी टाइम पे आपको उठना चाहिए, उठ जाना चाहिए। ठीक है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो काम समाज के लिए, आपके लिए हितकर हो या आपकी सक्सेस के लिए जरूरी हो, वो काम आपको उस टाइम पे करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे पवित्र टाइम माना गया है। नेक्स्ट, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद क्या किया जाता है? मल मूत्र त्याग और आचमन किया जाता है। उसको अपना फेस धोना है। मल मूत्र अगर वेग आ रहा है तो उसको मल मूत्र त्याग करने जाना है। ठीक है, सुबह उठ के मल का वेग आ रहा है, ये नहीं कि नहीं हम जाएंगे नहीं, चलो थोड़ी देर और सो जाते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक, तो जब भी मल और मूत्र का वेग आए उसको तुरंत ही आपको त्याग करना है, उसको बाहर निकालना है। तो मल मूत्र त्याग करने के बाद क्या करना है? थर्ड में आ जाता है दंत धावन। हम सभी लोग ब्रश करते हैं सुबह उठ के, है ना। ब्रश करना बहुत जरूरी होता है आपके टीथ के लिए, और आपका टीथ एकदम हेल्दी रहता है ब्रश करने से। तो पहले के जमाने में ये प्लास्टिक की ब्रशेस नहीं मिलती थी, ये टूथपेस्ट वगैरह नहीं मिलते थे। पहले के जमाने में सभी आपके पेड़ों की टहनियां जो पतली वाली होती हैं वो यूज की जाती हैं, दांतुन जिसको बोलते हैं, दांतुन यूज किए जाते थे। तो दांतुन के बारे में सुश्रुत ने बताया है कि कौन कौन सा दांतुन आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सुश्रुत ने क्या बताया है, देखिए, बेस्ट तिक्त रस दंत धावन में आपको नीम का दांतुन यूज करना चाहिए। नीम का दांतुन बहुत अच्छा होता है, तिक्त रस में ये सबसे बेस्ट होता है। बेस्ट कषाय रस दंत धावन में बबूल का काष्ठ आपको यूज करना चाहिए दांतुन, जो कषाय रस में सबसे बेस्ट होता है। बेस्ट मधुर रस दंत धावन में मधुक सबसे बेस्ट होता है। मधुक कौन सा ड्रग है? यष्टि मधु। ओके, यष्टि मधु ये मधुर रस में सबसे बेस्ट दांतुन माना गया है। तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि तिक्त रस में कौन सा दांतुन सबसे बेस्ट माना गया है, दंत धावन में कौन सा काष्ठ सबसे बेस्ट माना गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? नीम आपका आंसर होगा। नीम अगर ऑप्शन में हो आपको वो टिक लगाना है। कषाय रस में कौन सा दातुन बेस्ट माना गया है? आंसर होगा बबूल। मधुर रस में सबसे बेस्ट दंत धावन के लिए कौन सा काष्ठ माना गया है? तो आंसर होगा आपका यष्टि मधु या मधुक। जो भी ऑप्शन में हो वो आपको सही लगाना है। दोनों चीजें एक ही है, मधुक और यष्टि मधु एक ही पौधे का नाम है। नेक्स्ट, दंत धावन अनर्ह रोग। अनर्ह रोग मतलब आपको किसमें दंत धावन नहीं करना है। ओके, तो कुछ डिजीज बताई गई हैं जिनमें आपको ब्रश नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या क्या डिजीज आ जाती हैं? देखिए, गल, तालु, ओष्ठ, जीवा रोग। अगर मुंह के अंदर कुछ डिजीज हुआ हो, गले में, तालु में या होंठ पे, जीवा पे कोई रोग हुआ हो, तो उसमें आपको दंत धावन नहीं यूज करना चाहिए। देन मुखपाक हुआ है, श्वास है, काश है, हिक्का है, वमन हो रहा है, उल्टी हो रही है, तो उसमें भी दंत धावन मना किया गया है। देन दौर्बल्य है, अजीर्ण है उसको, उसका खाया हुआ पाचन नहीं हुआ है, जो खाना उसने खाया है वो पाचन नहीं हुआ है। मूर्छार्थ, जिसको चक्कर आ रहे हैं। शिरोरुजार्थ, जिसके सर में दर्द हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी दंत धावन मना किया गया है। देन उसके बाद और किसको मना किया है? त्रिशित, श्रांत, पाक क्लमान्वित, अर्दित, कर्णशूल और दंत रोग। तो ये सारे पेशेंट्स को भी दंत धावन करने के लिए मना किया गया है कि इन सारे डिजीज में उसको दंत धावन, वो काष्ठ जो बताए गए हैं वो सब यूज नहीं करना है।
नेक्स्ट, दंत धावन करने के बाद क्या करना है? जीवा निर्लेखन के लिए बताया गया है। जीवा निर्लेखन करना है, गंडूष धारण करना है। और गंडूष धारण में क्या क्या बताया गया है? गंडूष धारण करने से क्या होता है? जीवा निर्लेखन तो सबको पता है। जीवा निर्लेखन से आपकी जीवा एकदम साफ हो जाएगी और जो भी उसके जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो एकदम एक्टिव हो जाएंगे, है ना। तो जीवा निर्लेखन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, गंडूष धारण में क्या क्या बताया गया है? मुख वैरस्यहर, दौर्गंध्यहर, सिपकाहर और जाड्यहर बताया गया है। तो गंडूष धारण क्या होता है? मुंह के अंदर अगर आप कोई लिक्विड भर के उसको स्थिर रख रहे हैं, ठीक है, उसको नहीं हिला रहे हैं, तो उसको गंडूष कहा जाता है। ये आपके मुंह के अंदर की दुर्गंधता और रोगों को हरने में सक्षम है। ठीक। नेक्स्ट है स्नेह गंडूष धारण बताया गया है। स्नेह गंडूष में तेल या घी, मेडिकेटेड घी आप रख सकते हैं। तो ये दंत दाढ़्यकर होता है, दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है, और रुच्य होता है, ये रुचि बढ़ाता है, टेस्ट बर्ड्स की एफिशिएंसी को और बढ़ाता है। नेक्स्ट, मुख तथा नेत्र प्रक्षालन। तो ये सब करने के बाद मुंह और नेत्र उसको धोने हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया है? नेत्र धोने के बाद अंजन लगाना है। तो अंजन में जो सबसे बेस्ट अंजन है वो है श्रोत्रांजन। श्रोत्रांजन उसको डेली आप लगा सकते हैं, डेली आपको श्रोत्रांजन लगाना चाहिए। और अंजन किसको नहीं लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए? भुक्तवान, सीर स्नान जिसने किया है, छर्दन या नावन उपरांत, रात्रि जागरित और ज्वर पीड़ित, इन सब लोगों को अंजन नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। अंजन आपको पता ही है, काजल जो लगाते हैं आंखों में, तो काजल वो मेडिकेटेड काजल बताया गया है। श्रोत्रांजन जो होता है मेडिकेटेड काजल होता है, तो वो आप लगा सकते हैं। अंजन लगाने के बाद क्या बताया गया है? प्रतिमर्श नस्य प्रयोग। प्रतिमर्श नस्य क्या होता है? नाक में आपको ऑयल डालनी है, अणु तेल आप डाल सकते हो, अणु तेल बताया गया है इसमें। और भी बहुत सारे तेल हैं वो आप यूज कर सकते हो, कुछ नहीं तो सरसों का तेल भी यूज कर सकते हो। 2-2 बूंद आपको दोनों नॉस्ट्रिल में डालना है, सिर्फ 2-2 बूंद डेली आपको डालना है सुबह। ठीक है। तो इसको प्रतिमर्श नस्य कहा जाता है। ये डेली हेल्दी रहने के लिए डाला जाता है, इसका किसी रोग से कोई रिलेशन नहीं है। रोगों से बचाता है, ये आपको कोई रोग होने नहीं देता। और जो डिजीज स्टेट में दिया जाता है, अगर कोई बीमारी हो और उसमें जब प्रेस्क्राइब किया जाता है नस्य, तो उसमें मर्श नस्य दिया जाता है। इसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा रहती है और ये डिजीज स्पेसिफिक प्रेस्क्राइब किया जाता है मर्श नस्य। डिजीज देख के आपको कौन सा तेल डालना है या कोई किसी चीज का रस डालना है, किसी का कषाय डालना है, ये बताया जाता है। प्रतिमर्श नस्य 2-2 बूंद डेली आप यूज कर सकते हो डिजीज से बचने के लिए। नेक्स्ट है नस्य के बाद धूमपान बताया गया है। धूमपान और धूम्रपान दोनों ही अलग चीज होती हैं, तो ये सिगरेट नहीं बोल रहा है, मेडिकेटेड सिगार होती है ये धूमपान। और ये धूमपान कैसे करते हैं? यहाँ पे देखिए नीचे वाली पिक में आप देख सकते हैं, एक ये धूम नेत्र है, इसके नीचे वो मेडिकेटेड वर्ती बनाई जाती है, उसको जला के उससे जो धुआं निकलता है, उस धुएं को नाक द्वारा अंदर लिया जाता है और फिर मुंह द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसको धूमपान कहते हैं। तो धूमपान में काल कितने बताए गए हैं? देखिए चरक ने कौन कौन से काल बताए, आप कब कब धूमपान ले सकते हो। आफ्टर स्नान करने के बाद, भोजन करने के बाद, वमन के बाद, शवथु के बाद, छींक आ गई उसके बाद, दंत मंजन के बाद, नस्य के बाद, अंजन के बाद और निद्रा के बाद, नींद से उठ के भी आप धूमपान कर सकते हो। तो इन्होंने ये 8 काल यहाँ पे बताए हुए हैं। साइड इफेक्ट्स हो सकती हैं धूमपान की, मुखत्व, रक्तपित्त और शिरोभ्रम, इसलिए बहुत ध्यान रख के करना है। बहुत ज्यादा मात्रा में आपको धूमपान नहीं लेना है। ठीक है। तो थोड़ा ही कम मात्रा में आपको लेना है, नहीं तो आपको ये डिजीज भी साइड इफेक्ट के दौर पे हो सकता है। नेक्स्ट बताया गया है धूमपान अनर्ह, यानी किस किस में आपको धूमपान नहीं देना है, इसमें नहीं देना है। आफ्टर विरेचन एंड वस्ती, विरेचन कराने के बाद और वस्ती कराने के बाद आपको धूमपान नहीं देना है। उसके बाद है विसार, चिंताधिक्य, गर्भिणी, श्रमार्थ, मद, आमावस्था, पित्त विकार, जागरण, मूर्छा भ्रम, तृष्णा, क्षीण, क्षत, तालुशोष, आफ्टर मद्य, दुग्ध, स्नेह, मधु, दधि सेवन, रुक्ष क्रोध व्यक्ति, तिमिर,
शिरोभिघात, शंखक, रोहिणी, प्रमेह और मदात्यय। तो ये सारे डिजीजेस और कंडीशंस बताई गई हैं जिसमें धूमपान आपको नहीं कराना है। ओके, नेक्स्ट, धूमपान ले लिया, सब हो गया, आपका मुंह पूछ सब साफ हो गया, आपने नाक में तेल डाल लिया, धूमपान भी ले लिया। उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज बताया गया है, व्यायाम आपको करना चाहिए। व्यायाम आजकल तो लोग जिम विम भी जाने लगे हैं, सुबह चले जाते हैं, कभी मन किया शाम को चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, सुबह का टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है व्यायाम करने के लिए। तो इसका क्या इफेक्ट है, देखिए इफेक्ट और सम व्यायाम। अब सम व्यायाम क्या है, आपको कितना व्यायाम करना चाहिए, आपको उतना ही व्यायाम करना चाहिए। किसी में बताया गया है कि अर्ध बल, आधे बल का आपको व्यायाम करना चाहिए। आपको पूरा अपनी पूरी ताकत लगा के नहीं करना है, आधी ताकत लगा के जितना हो पाए उतना ही व्यायाम करना है। और ये भी बताया गया है कि माथे पे जब पसीना आ जाए तब आपको व्यायाम बंद कर देना है, उतना काफी होता है। तो ये सम व्यायाम के क्या क्या इसके इफेक्ट्स देखिए, शरीर में लघुता आ जाती है, कर्म सामर्थ्य होता है, इंसान धैर्य आ जाता है, क्लेश सहिष्णु हो जाता है, वो क्लेश मतलब कोई कष्ट सहने की शक्ति उसमें आ जाती है, दोषों का क्षय हो जाता है और अग्नि की वृद्धि होती है। तो ये इसके अच्छे इफेक्ट हैं आप अगर व्यायाम सही से कर रहे हो तो। इफेक्ट्स ऑफ अति व्यायाम, अब जैसा कि मैंने बताया कि फोरहेड पे आपके पसीना आने तक आपको व्यायाम करना है, जब पसीना आ जाए तो बंद कर देना है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, एकदम करते रहते हैं व्यायाम, एक्सेसिव व्यायाम करते रहते हैं, या फिर आधे बल बताया गया है, आधे बल का व्यायाम करना है, उससे बहुत ज्यादा ताकत लगा के व्यायाम करते हैं। तो उनमें क्या होगा, उनमें साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं व्यायाम के। तो उससे क्या क्या हो सकता है, श्रम क्लम क्या होता है, बिना कुछ भी काम किए थक जाना, वो बहुत थका सा रहता है। क्षय हो सकता है, धातु क्षय उसको हो सकता है, तृष्णा हो सकती है, बहुत ज्यादा प्यास लग सकती है, रक्तपित्त हो सकता है, कहीं से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है, प्रतमक श्वास हो सकता है, उसको सांस की दिक्कत हो सकती है, खांसी आ सकती है, ज्वर बुखार हो सकता है, छर्दी, इस तरह के सारे, छर्दी मतलब उल्टी होना, इस तरह के सारे लक्षण बताए गए हैं अगर बहुत ज्यादा व्यायाम वो कर ले तो। नेक्स्ट है, व्यायाम के बाद थोड़ा सा अभ्यंग आपको कराना चाहिए। अभ्यंग मतलब जिसको हम कॉमन भाषा में मालिश बोलते हैं। तो मालिश कराने से क्या होता है, देखिए इफेक्ट्स ऑफ अभ्यंग क्या क्या है, जरा, श्रम, वायु विकार हर। जरा मीन्स बुढ़ापा, बुढ़ापे में जो दिक्कतें होती है जैसे पैर में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ये सब मालिश से ही ठीक होती है ना। जब डॉक्टर बोलते हैं कि थोड़ी सी कमर में तेल मालिश कर लीजिएगा आराम हो जाएगा, है ना, तो मालिश इसमें बहुत ही हेल्पफुल होती है। श्रम, कुछ काम आपने किया हुआ है, बहुत ज्यादा काम कर लिया, आपके हाथ पैर में दर्द हो रहा है, आप थक गए हैं बहुत ज्यादा, तो भी आप उसमें क्या बहुत फायदा होता है मालिश से। वायु विकार हर, वायु वृद्धि हो गई है तो उसमें वो भी अभ्यंग से ही शांत होती है। उसके बाद दृष्टि प्रसाद कर, ये आपकी आंखों की जो देखने की शक्ति है वो बढ़ाता है। आयु पुष्टि कर, आयु बढ़ाता है, पोषण देता है आपकी बॉडी को। निद्रा जनन, मालिश के बाद बहुत अच्छी नींद आती है। अगर किसी ने मालिश करवाई हो, मम्मी लोग कर देती है ना, हाथ पैर मालिश कर देती है, कितनी अच्छी नींद आती है उसके बाद। तो निद्रा जनन होता है ये। और त्वच दाढ़्य कर, यानी जो स्किन भी उससे बहुत ही अच्छी और एकदम चमकदार हो जाती है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है स्किन आपकी। तो ये इसके सारे फायदे बताए गए हैं। इफेक्ट्स ऑफ सिरो अभ्यंग, अब अभ्यंग हम बॉडी में करा सकते हैं, सर में कराते हैं, पैर में कराते हैं, है ना। तो सिरो अभ्यंग के क्या क्या फायदे बताए गए हैं, प्रिवेंट्स सिरशूल, सिर में दर्द होने से बचाता है। खालित्य, खालित्य क्या होता है, जब बाल झड़ जाते हैं, सारे बाल झड़ जाते हैं लोगों के, उम्र से पहले ही झड़ जाते हैं, तो उसको भी ये प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। पालित्य क्या होता है, पालित्य मीन्स ग्रेइंग ऑफ हेयर, या बालों का पक जाना, समय से ज्यादा जल्दी अगर बाल उसके पक जाए, सफेद हो जाए, तो उसको भी वो रोकता है, ठीक है, पालित्य होने से बचाता है। और केश पतन, केश पतन मीन्स बालों का झड़ना, ठीक है, हेयर फॉल जिसको हम बोलते हैं, हेयर फॉल। हेयर फॉल, बहुत लोगों में हेयर फॉल होता है, बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं डेली, है ना, तो उसको भी ये कम करता है सिरो अभ्यंग।
नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ कर्ण तर्पण। कर्ण तर्पण क्या होता है? कान में तेल डालना। ये नीचे वाले पिक आप यहाँ पे देख सकते हैं। कान में आप तेल डाल के रखते हो तो उसके क्या क्या फायदे हैं। और कर्ण अभ्यंग, कान के बाहर की जो ये पिना वगैरह है, कान की एरिया है, ये सब आप उसमें मालिश भी करा सकते हो। तो उससे क्या क्या होता है? मन्या स्तंभ, हनु स्तंभ और बाधिर्य को ये प्रिवेंट करता है। ये सारे डिजीज नहीं होने देता है। ठीक है। प्रिवेंट्स वातज कर्ण रोग। वात कुपित से जो कान के डिजीज होते हैं उसको भी रोकता है। और मन्या स्तंभ, हनु स्तंभ, ये सारी हमारी जो जॉइंट्स होती हैं, फेस की जो जॉइंट्स होती हैं, तो ये सारी जॉइंट्स को भी अकड़ने से ये रोकता है। और बाधिर्य, बहरेपन से भी बचाता है। नेक्स्ट देखिए इफेक्ट्स ऑफ पाद अभ्यंग। अगर पैरों में आप अभ्यंग करा रहे हो, मालिश करा रहे हो, तो उसका क्या फायदा होगा? पाद खरत्व हर, पैर एक तो सॉफ्ट हो जाएंगे। जो खर पैर होते हैं, रुक्ष पैर होते हैं, वो सॉफ्ट हो जाएंगे। पाद स्तब्धता हर, अगर पैरों में सुन्नपन है, पैरों में कभी कभी सुन्नपन आ जाता है, आप बहुत समय तक पैर जकड़ के अगर बैठे रहें तो पैरों में सुन्नता आ जाती है, होता है, झंझनाहट होने लगती है, तो उसमें भी काफी फायदा होता है। पाद रुक्षता है। रुक्षता स्किन, पैरों की स्किन फटने लगती है, तो वो सब चीजों से भी ये क्या करता है? ठीक कर देता है। पाद सुप्ति हर, पैर सो जाना। पैरों की सेंसेशन कभी कभी क्या होती है, पता नहीं चलती है। आप उसको दबाओगे तो सेंसेशन पता ही नहीं चलती है वहां पे टच करने पर, तो उसको सुप्ति बोलते हैं। तो ये उसमें भी ये फायदेमंद होता है। पाद श्रम हर, और पैर अगर आपके दर्द कर रहे हैं, थक गए हैं, तो भी पैर के अभ्यंग से बहुत फायदा होता है। इफेक्ट ऑफ पाद अभ्यंग डिलेड। और डेली अगर आप पाद अभ्यंग कर रहे हैं तो आगे चल के बहुत दिनों बाद आपको डिलेड में क्या क्या फायदे मिलेंगे इसके? सौकुमार्य, आपके जो पैर हैं एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। बल भी मिलेगा। स्थैर्य, स्थिरता मिलेगी। दृष्टि प्रसादन, वात प्रकोप शमन। दृष्टि प्रसादन मतलब आंखों की जो रोशनी है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, आंखों की रोशनी उसकी बहुत देखने की क्षमता अच्छी हो जाएगी। तो दृष्टि प्रसादन करता है, और पाद अभ्यंग करने से दृष्टि प्रसादन भी बताया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन वात प्रकोप हर या वात प्रकोप अगर हुआ हो तो उसको भी ये कम करता है। नेक्स्ट देखिए अभ्यंग अनर्ह बताया गया है, यानी कौन से केस में आपको अभ्यंग नहीं कराना है, मालिश नहीं करानी है। तो कौन से केस में नहीं करानी है? नव ज्वर, अगर बुखार हुआ हो, कम ही दिन हुए, नव ज्वर 7 दिन के अंदर उसको नव ज्वर कहते हैं। अगर बुखार हुए सिर्फ 7 दिन ही हुआ है तो वहां पे आपको मालिश के लिए रेकमेंड नहीं करना है। अजीर्ण हो पेशेंट को, खाना उसका हजम नहीं हो रहा है, अजीर्ण हो रहा है। आफ्टर वमन विरेचन एंड निरूहावस्थी। वमन विरेचन, निरूहावस्थी ये पंचकर्म के प्रोसीजर्स हैं। अगर ये कराए गए हैं पेशेंट के तो उसके बाद अभ्यंग नहीं कराया जाता है, उससे पहले कराया जाता है पूर्व कर्म में। संतर्पण जन्य रोग, कोई संतर्पण जन्य रोग है, मतलब काफी ओवर नरिशमेंट की वजह से जो डिजीज होते हैं, तो वहां पर भी आपको अभ्यंग नहीं कराना चाहिए। अभ्यंग के बाद आता है उद्वर्तन। इफेक्ट्स ऑफ उद्वर्तन क्या क्या है देखिए। उद्वर्तन क्या होता है, यहाँ फोटो में आप लोग देख सकते हैं, एक तरह का मेडिकेटेड पाउडर है ये, चूर्ण भी हम इसको बोलते हैं, चूर्ण। तो इससे अगर मसाज की जाए, ड्राई मसाज, इसमें ऑयल यूज नहीं होता है, ड्राई मसाज की जाती है, तो इसके क्या क्या फायदे हैं? इसके फायदे क्या क्या हैं देखिए। वात हर है ये, वात को शमन करता है। कफ मेद विलपन, तो कफ और विलपन नहीं है, विलयन है ये। कफ और मेद, मोटे लोगों को ये बहुत हेल्पफुल होता है। मोटे लोगों में उनकी जो मेद जो जमा हुई होती है, चर्बी होती है, कफ ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो उसको भी ये विलयन करता है, उसको कम करने में हेल्प करता है। स्थिरीकरण अंगानाम, तो अंगों को स्थिर करता है। और त्वक प्रसादन करम, और स्किन को भी काफी वो हेल्दी कर देता है। ठीक है, तो ये उद्वर्तन के फायदे बताए गए हैं। नेक्स्ट उद्वर्तन के बाद अभ्यंग हो गया, मालिश वालिश करा ली, पाउडर मसाज करा ली, सब करा लिया, उसके बाद नहाना है, स्नान करना है। तो स्नान के क्या क्या इफेक्ट्स बताए गए हैं देखिए। पवित्रम, वृश्यम, आयुष्यम,
श्रम स्वेद मलापहम, मतलब श्रम पसीना और मल को ये हरण करता है, इसको नाश करता है। शरीर बल संधानकरम, बल को वो बनाए रखता है, शरीर के बल की वृद्धि करता है। और ओजस्करम, ओज को भी ये बढ़ाता है। स्नान अनर्ह बताया गया, तो कौन से केस में आपको नहाना नहीं चाहिए? अगर पेशेंट को अतिसार है, ज्वर है, खांसी है, बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, शूल बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, वात व्याधि है, आधमान, अरुचि, अजीर्ण, अर्दित, नेत्र रोग और पीनस, ये सारी बीमारियां अगर पेशेंट को है तो उस केस में आपको स्नान निषेध कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, उसको स्नान नहीं करना है उसमें। नेक्स्ट, शीतल जल स्नान, अगर आप ठंडे पानी से स्नान कर रहे हो तो वो रक्त पित्त प्रशमन कर होता है। ठीक है, रक्त पित्त प्रशमन कर, अगर किसी पेशेंट को रक्त पित्त है, हिमोरेज हो रहा है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, तो उस केस में शीतल जल स्नान करने को बोला जाता है। और शीतल जल सिर स्नान, अगर सर पे भी आप ठंडे पानी से नहाएं तो ये आंखों के लिए अच्छा होता है, नेत्र हितकर बताया गया है। तो सर में जब भी आप सर से नहाते हैं, बाल धोते हैं, तो आपको ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए। ठंडा पानी मतलब ताजा पानी, ये नहीं कि फ्रिज का पानी लेके नहा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ताजा पानी जो होता है उससे आपको अपने बाल धोने चाहिए। कभी भी गर्म पानी का इस्तेमाल आपको आपके सर पे नहीं करना चाहिए, वो आपकी आंखों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो सर का स्नान हमेशा ताजा पानी से करना चाहिए। नेक्स्ट, नहाने के बाद वस्त्र धारण करना है, आपको कपड़े पहनना है, ऐसे थोड़ी घूम सकते हैं बिना कपड़ों के। तो कपड़े में क्या क्या बताया गया है, देखिए, कौशेय वस्त्र, विंटर सीजन में आपको कौशेय वस्त्र यूज करना है, समर सीजन में कषाय वस्त्र यूज करना है, और रेनी सीजन में श्वेत वस्त्र यूज करना है। ये टर्म्स आप याद रखिएगा, ये आते हैं क्वेश्चन में भी कि विंटर सीजन में, शिशिर ऋतु में कौन सा वस्त्र यूज करना चाहिए, तो कौशेय वस्त्र इसका आंसर है। या फिर समर सीजन में कौन सा वस्त्र यूज करना चाहिए, तो कषाय वस्त्र उसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको वस्त्र धारण करना है। ये एक्चुअली संहिताएं बहुत पुराने काल में लिखी गई थी ना, उस समय ये कॉटन, लाइनन, सिल्क, ये सारी चीजें पता नहीं थी, तो इस तरह के टर्म्स यूज किए गए हैं कपड़ों को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद पादुका धारण। पादुका धारण, आपको खाली पैर कहीं नहीं जाना है, पैरों में चप्पल, जूते, खड़ाऊ जो आपको मिल जाए वो आपको पहनना है। तो ये पाद रोग हरम, पैरों के रोगों को ये हर लेता है। ठीक है, सुश्रुत ने बताया है पादुका धारण करने से पैरों के रोगों को ये हर लेता है। और क्या बताया है, वृष्य होता है, ये आपकी सेक्सुअल पावर को भी बढ़ाता है, चक्षुष्य होता है, आंखों के लिए अच्छा होता है, और आयु हितम, आयु को भी ये बढ़ाता है। ठीक, तो जब आप धारण कर रहे हैं पैरों में, आपको कुछ ना कुछ पहने रखना चाहिए। पादत्र धारण भी बताया गया है, तो पाद रोग हर, वृष्य, रजोग्न, प्रीतवर्धन, सुख प्रचार मंजस्य, तो प्रीत और सुख भी ये बढ़ाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको पैरों में कुछ ना कुछ पहने रखना चाहिए। नेक्स्ट बताया गया है छत्र धारण, तो छाता लेके जाना चाहिए, ये धूप से बचाता है, बारिश से बचाता है कि नहीं। तो इसमें क्या क्या बताया गया है, एति प्रशमन, बल्य, रक्षक, आवरक, आपको ढक के रखता है, बाहर की चीजों से बचाता है, धूल मिट्टी से भी बचाता है, शुभ, प्रिवेंट्स वातप, धूली एंड वर्षा। देखिए ये सब लिखा है ना यहाँ पे, तो छत्र धारण के लिए बोला गया। पहले के जमाने में छाता लेके घूमते थे, देखिए पहले के जमाने राजा महाराजा की फोटो दी गई है यहाँ पे, छाता लेके घूमते रहते थे ये, है ना। नहीं तो ये छाता नहीं लेंगे, बड़े बड़े लोग होंगे तो वो आगे आगे चल रहे होंगे और पीछे उनका असिस्टेंट छाता पकड़े चल रहा होगा। इसलिए छाता बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जमाने में हम लोग सोचते हैं चलो बारिश होगी तभी छाता निकालेंगे, या बहुत तेज धूप होगी तभी छाता निकालेंगे, लेकिन आपको अपने पास रखना चाहिए, कभी भी मौसम बदल सकता है, कभी भी आपको छाते की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए वो सब इन्होंने वर्णन किया है संहिताओं में। छत्र धारण के बाद दंड धारण बताया गया है, ये रक्षा करेगा आपका, आपके हाथों में अगर एक डंडा लेके आप चलेंगे तो ये आपके, आजकल तो चलो रोड बन गए हैं, खुला एकदम मैदान है, वहां पे आपको डंडे वंडे की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था, पहले जंगल वंगल बहुत ज्यादा हुआ करते थे, उसमें जंगली जानवर सब रहते थे, तो कोई भी
किसी भी कोई भी जानवर आप जा रहे हो, कोई जानवर आपके साथ आपके सामने आ गया है ना, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वहां पे डंडा आपको कितना काम आएगा। तो वो लोग दंड धारण करने के लिए हाथ में एक डंडा जरूर पकड़े रहना बोल करके बोलते थे। ठीक है, सो आपने सारा काम कर लिया, आप नहा धो के तैयार हो गए, छाता डंडा सब आपने ले लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको भूख लगेगी, आपको खाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या सब बताया गया है। त्रयो उपस्तंभ कहा गया है। त्रयो उपस्तंभ क्या होता है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ठीक है, आहार आपको टाइम से लेना है, निद्रा आपको टाइम से लेनी है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक, ब्रह्मचर्य जितनी भी आपकी शिक्षा का समय रहता है, आप जितने साल तक पढ़ाई करते हो उतने साल आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आहार में क्या क्या बताया गया है। आहार विधि विशेष आयतन बताए गए हैं। आहार विधि विशेष आयतन मतलब आहार लेने की जो विधि है उसमें 8 आयतन बताए गए हैं। प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था और उपभोक्ता। ठीक है, तो ये 8 नाम आप याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा कि आहार विधि विशेष आयतन 8 बताए गए हैं। तो इसमें जो करण संस्कार है उसके क्या क्या चीजें बताई गई हैं उसमें। करण संस्कार में जल संयोग, अग्नि संयोग, शौच, मंथन, देश, काल, वसन और भावना, ये चीजें इसमें बताई गई हैं करण संस्कार में। ठीक, नेक्स्ट है आहार विधि ऑफ उपयोग संस्था। अगर उपयोग संस्था जो है वो उसकी आहार विधि कैसी होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए उसमें। तो उष्णम अश्नीयात, उष्ण खाना आपको खाना चाहिए। स्निग्धम अश्नीयात, स्निग्ध थोड़ा सा उसमें ऑयल होना चाहिए। मात्रावत, जितनी मात्रा आपके लिए सही है उतनी मात्रा में आपको लेना चाहिए। जीर्णम अश्नीयात, पहले का जो खाना आपने खाया है वो पाचन होने के बाद ही फिर खाना खाना चाहिए। वीर्य विरुद्धम अश्नीयात, वीर्य के विरुद्ध आपको खाना नहीं खाना है, वीर्य के अविरुद्ध आपको खाना खाना है। वीर्या विरुद्ध अश्नीया। ठीक है, तो अविरुद्ध। नेक्स्ट है इष्टे देशम अश्नीया, जो जगह आपको अच्छी लगती है, जो जगह साफ सुथरी है वहां पे आपको बैठ के खाना है। देन इष्टा सर्वोपकरणों च अश्नीयात। ठीक है, तो सारा सामान आपको पास में रख के, जो भी आपको चाहिए वो आपको पास में रख के खाना चाहिए। नाति धृतम अश्नीयात, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं खाना चाहिए। नाति विलंबितम अश्नीयात, बहुत ज्यादा धीरे धीरे भी नहीं खाना चाहिए। अजल्प न हसम स्तन्मना भुंजित। ठीक है, तो बात आपको नहीं करनी है। अजल्प मीन्स बात नहीं करनी है, हंसना नहीं है, और तन्मना मन ध्यान सब आपके खाने पे आपको लगाना है, उसे वैसे ही करके आपको भोजन करना है। नेक्स्ट है आत्मा नाम अभिसमीक्ष भुंजिता, जो आपके आत्मा के लिए सही है उसकी समीक्षा करके ही आप खाना खाएं। ये नहीं कि वो ये चीज खा रहा है तो मैं भी खा लूंगा, ऐसा नहीं। जो चीज आपके लिए सही है उसका विचार करके आपको खाना खाना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या बताया गया है, द्वादश अशन विचार। द्वादश अशन विचार बताया गया है, सुश्रुत ने बताया है ये। उसमें क्या क्या आता है, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, द्रव, शुष्क, एककालिक, द्विकालिक, औषधयुक्त, मात्राहीन, प्रशमकारः, वृत्ति प्रयोजक। तो ये 12 पॉइंट इसमें बताए गए हैं आसन विचार। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि अशन विचार कितने बताए गए हैं तो आपका आंसर होगा 12 बताए गए हैं। और ये 12 पॉइंट यहाँ पे इस प्रकार से दिए गए हैं, ये पॉइंट्स भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए द्वादश अशन विचार और उसके इंडिकेशंस में क्या क्या कहा गया है। तो शीत अशन, शीत मतलब ठंडा खाना आपको कहाँ पे खाना है। तृष्णा, उष्णता, मद, दाह, रक्तपित्त, विष, मूर्छा, मैथुन जन्य क्षय। तो ये सारे कंडीशंस में आप ठंडा खाना खा सकते हो। ठंडा खाना मतलब जिसका वीर्य शीत हो, ये नहीं कि एकदम ठंडा हो गया हो खाना, थोड़ा वीर्य उसका शीत वीर्य का हो तो वो खाना आप ले सकते हो। देन उष्ण वीर्य वाला खाना आप कहाँ पे खाओगे। उष्ण के लिए क्या क्या बताया गया है, कफ वात रोग, आफ्टर विरेचन एंड स्नेहपान, क्लेद रहित पर्सन। तो इन कंडीशन में आपको उष्ण खाना उसको देना है। स्निग्ध आहार आप कहाँ पे बताया गया है, वात व्याधि, वात प्रकृति, रुक्ष,
मैथुन जन्य क्षीण, व्यायाम जन्य क्षीण। तो पेशेंट अगर कमजोर हो गया है मैथुन की वजह से या बहुत ज्यादा व्यायाम करने की वजह से, तो वहां पे भी स्निग्ध आहार बताया गया है। नंबर 4 में देखिए रुक्ष आहार। मेदस्वी पुरुष अगर है, बहुत ज्यादा मेद है, मोटा आदमी है, स्निग्ध है, प्रमेय है उसको और कफ प्रकृति का है, तो वहां पे रुक्ष आहार आपको देना है। नंबर 5 में द्रव आहार। शुष्क, सूखा हुआ है, बहुत ज्यादा शुष्कता है, तृष्णा है, क्षीण व्यक्ति है, तो वहां पे द्रव लिक्विड डाइट आपको देना है। देन नंबर 6 शुष्क रुक्ष। शुष्क यानी सूखा हुआ खाना आप किसमें दे सकते हो? कुष्ठ अगर है उसको, विसर्प है, व्रण है या प्रमेय है, तो उसमें सूखा हुआ खाना आप उसको दे सकते हो। एककालिक, दिन भर में एक ही बार उसको खाना है। दौर्बल्य व्यक्ति फॉर अग्निवर्धनम, अगर अग्नि को वृद्धि करानी है तो एक कालिक उसको एक काल के लिए ही खाना देना है, ठीक है। दुर्बल व्यक्ति अगर हो और उसमें अग्निवर्धन अगर कराना हो। द्विकालिक, समाग्नि पर्सन, जिसकी अग्नि एकदम सही है, वो दिन में 2 बार खाना खा सकता है। हम लोग कितना 4-5 बार खा लेते हैं दिन भर में। सुबह उठ के कुछ खा लिया, फिर 9-10 बजे कुछ खा लिया, फिर 11-12 बजे कुछ खा लिया, फिर 2 बजे लंच कर लिया, फिर शाम को आके 4 बजे या 5 बजे कुछ नाश्ता कर लिया, फिर 7 बजे कुछ खा लिया, फिर जाके 9 बजे कुछ खा लिया। हम कितनी बार खाते रहते हैं, तो ये नहीं करना है। ये लालच की वजह से हम खा रहे हैं ना, तो ये खाने पीने की जो टाइमिंग है वो एककालिक या द्विकालिक ही बताई गई है, उससे ज्यादा आपको नहीं खाना चाहिए। क्योंकि ऐसे में जो खाना हम लोग बार बार खाते रहते हैं ना, उसका पाचन सही से नहीं होता है, वो आम हो जाता है, आम बन जाता है, अपक्व अन्न रस हो जाता है और बॉडी में बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। इसीलिए अगर आप सिर्फ 2 बार खाएंगे, सुबह आप 1 बार खाइए और शाम को 7 बजे 8 बजे से पहले आप 1 बार खा लीजिए पेट भर के। तो द्विकालिक भोजन, समाग्नि पर्सन्स में द्विकालिक भोजन बताई गई है। नेक्स्ट है औषधि युक्त। अगर औषध द्वेषी है, मेडिसिन वो ऐसे नहीं ले पा रहा है खाली, तो उसको खाने में मिला के आप दे सकते हो। तो औषध द्वेषी लोगों को औषधि युक्त भोजन आप दे सकते हो। देन प्रशमक आहार एज पर दोष एंड ऋतु। प्रशमक कारक जो आहार है, दोष और ऋतु को देख के आप प्रेस्क्राइब कर सकते हो कि हाँ इस ऋतु में ये खाना है, ये दोष बढ़ा हुआ है तो ये खाना है। इस तरह से प्रशमक आहार बताया गया है। देन मात्राहीन, यानी मंदाग्नि अगर है, मंदाग्नि है, उसकी अग्नि कम है पेशेंट की, वो पाचन नहीं कर पा रहा है, तो जितनी मात्रा वो नॉर्मल लेता है उससे कम मात्रा में आपको उसको खाना देना है। अगर वो 2 रोटी खाता है तो उसको बोलना है कि 1 ही रोटी खाओ, आधी रोटी खाओ, उससे ज्यादा मत खाओ, क्योंकि अग्नि ऑलरेडी मंद है और अग्नि मंद जहाँ होता है वहां आम की उत्पत्ति बहुत जल्दी होती है, खाना सारा पाचन नहीं होता है, अपक्व रह जाता है और यही आम क्या करता है, बीमारियां पैदा करता है। देन वृत्ति प्रयोजक, धातु साम्य हेतु आहार। अगर किसी धातु को सही करने के लिए आप कोई आहार प्रेस्क्राइब कर रहे हो तो उसको वृत्ति प्रयोजक बोला जाता है। तो यहाँ पे द्वादश आसन विचार 12 पॉइंट्स आपको इसने बताए हैं कि किस किस कंडीशन में आपको क्या चीजें चूज करनी है। तो ये आप थोड़ा ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखो क्या बताया गया है आहार के बारे में। वैरोधिक आहार बताया गया है। विरुद्ध आहार, विरुद्ध आहार क्या होता है, जब आप कुछ गलत चीज लेते हो, गलत टाइम पे लेते हो, या फिर एक चीज दूसरे चीज के साथ मिला के लेते हो जो नहीं मिलाना चाहिए, तो उसको विरुद्ध आहार बोलते हैं। ये बहुत प्रकार का है, ये अभी आप देखेंगे आगे। तो डायटेटिक इनकम्पैटिबिलिटी, तो इसमें क्या क्या आ जाता है, देश विरुद्ध। तो क्लाइमेटिक इनकम्पैटिबिलिटी, आप कौन से देश में है, वहां पे जो वेजिटेबल्स या वहां पे जो खाना प्रोडक्शन हो रहा है आपको वो लेना चाहिए। आप अलग देश में जाके आप बोलोगे कि मुझे केरला वाला खाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप अगर यूपी में है तो आपको यूपी वाला खाना खाना है। आप अगर केरला वाला खाना यूपी में खाओगे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। देन काल विरुद्ध, सीजनल इनकम्पैटिबिलिटी। सीजनल वेजिटेबल्स आपको पता होंगे, सीजनल फ्रूट आते हैं, सर्दियों में कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं, गर्मियों में अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं, तो आपको सीजन के हिसाब से ही खाना लेना चाहिए। अगर दूसरे सीजन के सब्जियां आप सर्दियों में गर्मी वाली सब्जी ढूंढ रहे हो, वो खा रहे हो, तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी।
नेक्स्ट है अग्नि विरुद्ध। अग्नि आपकी जितनी है उसके हिसाब से आपको खाना खाना है। डाइजेस्टिव पावर आपकी जितनी है उससे ज्यादा खाना आपको नहीं खाना है। देन मात्रा विरुद्ध। मात्रा, आपको अगर 2 रोटी में शांति मिल जाती है तो 2 रोटी ही खानी है। लालच करके 8 रोटी नहीं खानी है, 4 रोटी नहीं खानी है, ठीक है। मात्रा विरुद्ध। देन सात्म्य विरुद्ध। सात्म्य विरुद्ध क्या होता है? जो आपकी बॉडी को सूट नहीं करता है। आपको दही सूट नहीं करती है तो आपको दही नहीं खानी है, ठीक है। ये सात्म्य विरुद्ध है। देन दोष विरुद्ध। बॉडी ह्यूमर इनकम्पैटिबिलिटी, वात, पित्त और कफ। ये देख के आपकी बॉडी में कौन सा दोष किस स्टेट में। वात अगर बढ़ा हुआ है तो वातवर्धक आहार आपको नहीं लेना है। अगर आप लोगे तो ये दोष विरुद्ध कहलाएगा। नेक्स्ट है संस्कार विरुद्ध। संस्कार विरुद्ध मतलब, संस्कार मतलब क्या होता है? जब आप किसी खाने की चीज को प्रोसेस करते हो, ठीक है, तो उसको संस्कार बोला जाता है। जैसे आप अगर दूध को जमा दो तो दही बन जाएगा। अब दही आपको वैसे ही लेनी होती है। अगर आप दही को गर्म कर रहे हो तो वो संस्कार विरुद्ध हो गया, उसको आपको गर्म नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये संस्कार विरुद्ध खाना आपको नहीं खाना चाहिए। दही को आप गर्म करके खाओगे तो वो पक्का आपको नुकसान पहुंचाएगी। नेक्स्ट है वीर्य विरुद्ध। वीर्य विरुद्ध, वीर्य उष्ण वीर्य है, शीत वीर्य है। तो आपकी बॉडी में कौन से फैक्टर्स हैं? आपको अगर ब्लीडिंग हो रही है, मान लीजिए रक्त पित्त है, आपको ब्लीडिंग हो रही है बहुत तेज, तो वहां पे पित्त बढ़ा हुआ है, ऊष्मा बढ़ी हुई है। पित्त की वजह से ऊष्मा होती है, ऊष्मा बढ़ी हुई है, तो वहां पे आपको शीतल आहार लेना चाहिए। लेकिन आप फिर उसमें उष्ण आहार और ले रहे हो, आप तेल मसाला मिर्ची और खा रहे हो, तो ये वीर्य विरुद्ध आहार होता है, ये आपको नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है कोष्ठ विरुद्ध। कोष्ठ हम लोगों ने पढ़ा था, मृदु कोष्ठ होता है, मध्य कोष्ठ होता है और क्रूर कोष्ठ होता है। तो कोष्ठ देख के आपको कौन सा खाना पाचन हो जाएगा। मध्य कोष्ठ वाला पेशेंट है तो उसको सारे खाने आराम से पाचन हो जाएंगे, वो कुछ भी खा ले। लेकिन अगर मृदु कोष्ठ वाला पेशेंट है, उसमें लिखा है दुग्धेऽपि विरेचनम, अगर वो दूध भी पी लेगा तो उसको विरेचन हो जाएगा, उसके पेट को सूट ही नहीं करेगा। इसीलिए कोष्ठ विरुद्ध आपको खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है अवस्था विरुद्ध। अवस्था विरुद्ध मतलब किस अवस्था में आप खाना ले रहे हो। आपका अगर पेट में दर्द हो रहा है तो आपको खाना नहीं खाना है, नील ओरली कर दिया जाता है। उस वक्त दवाइयां लगाई जाती है, नील ओरली किया जाता है। आपको मुंह से खाना नहीं खाना होता है, पेट को भी रेस्ट देना चाहिए। अवस्था विरुद्ध में और भी आ जाती हैं, जैसे आप बाल अवस्था में हो या वृद्ध अवस्था में हो, किसी रोग अवस्था में हो, तो उसमें आपको ऐसा खाना लेना चाहिए जो उस अवस्था को सूट करे। अगर आप ऐसे खाना नहीं ले रहे हो तो वो अवस्था विरुद्ध कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए क्रम विरुद्ध। क्रम विरुद्ध, ऑर्डर ऑफ ईटिंग इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। तो किसके बाद क्या खाना चाहिए? खाने की शुरुआत हमेशा मधुर रस से करनी चाहिए, बताया गया है। तो आजकल का ट्रेंड क्या हो गया है? खाने के अंत में एक डिजर्ट होना चाहिए, कुछ मीठा होना चाहिए, तो ये चीज गलत है। शास्त्रों में बताया गया है कि खाने के शुरुआत में मधुर रस होना चाहिए, ठीक। तो इसको क्रम विरुद्ध कहते हैं। आजकल हम सब कुछ उल्टा पुल्टा चीज ही करते हैं खाने के बारे में, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। इसको आप बुक में भी डिटेल्स में पढ़िए जाके। परिहार विरुद्ध नंबर 12 में है, परिहार विरुद्ध, डिसिप्लिनरी इनकम्पैटिबिलिटी। तो किस चीज का कितने समय तक आपको परिहार करना है, कितने समय तक आपको खाना नहीं खाना है। हम क्या करना है, घूमते फिरते 2 बिस्किट डाल लिए, फिर 5 मिनट बाद थोड़ा सा नमकीन डाल लिया मुंह में, है ना। तो ये चीज हमको नहीं करनी चाहिए। उपचार विरुद्ध, थिंग्स टू बी ऑब्जर्व्ड इनकम्पैटिबिलिटी, उपचार विरुद्ध, ठीक है। तो उपचार मतलब जैसे आप किसी चीज का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस दौरान आपको क्या खाना खाना है, क्या खाना नहीं खाना है, उसका भी ध्यान रखना है। पाक विरुद्ध, पाक विरुद्ध में आ जाता है प्रिपरेशन मेथड इनकम्पैटिबिलिटी। जो चीज जैसे बनाई जानी चाहिए वैसे बना के खाओ तो ठीक है, अगर आप किसी और मेथड से बना रहे हो, उसके गुण में विकृति आ रही है, तो ये पाक विरुद्ध कहलाता है, ठीक। देन नेक्स्ट है संयोग विरुद्ध, कॉम्बिनेशन। किसी चीज को किसी चीज के साथ मिला के अगर नहीं खाना है, दूध और मछली को मिला के नहीं खाना है, बताया गया है, ठीक। तो नहीं खाना, ये संयोग विरुद्ध होता है। इसमें क्या आजकल क्या होता है,
मछली की जो डिशेस बनती हैं उसमें मिल्क क्रीम डाल दो या दही डाल दो, तो ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए, कॉम्बिनेशन विरुद्ध हो जाएगा, ये आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। देन है हृदय विरुद्ध। हृदय विरुद्ध मीन्स पैलेटेबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी। कोई चीज अगर आपको पसंद नहीं है तो वो चीज आपको नहीं खानी चाहिए। बहुत लोग हैं बोलेंगे, अब देखो किसकी पसंद कैसी है, किसी को तुरैया पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप जबरदस्ती आप उसको तुरैया खिलाओ तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। किसी को लौकी पसंद नहीं है, आप जबरदस्ती लौकी खिला के देखो, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, है ना। तो ये हृदय विरुद्ध हो जाता है। देन संपत विरुद्ध। संपत क्या होती है? क्वालिटी। जो खाना आप खा रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी क्वालिटी का आप वेजिटेबल्स खरीद रहे हो या गंदी सड़ी गली सब्जियां खरीद के खा रहे हो, है ना। तो गंदा खाना आप खाओगे तो आप बीमार पड़ोगे, तो वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। इसलिए संपत विरुद्ध आपको बताया गया है, जिसमें आपको क्वालिटी खाने की मेंटेन करनी है। लास्ट में बताया गया है विधि विरुद्ध, रूल्स ऑफ ईटिंग कंपैटिबिलिटी। खाने को जैसे खाना चाहिए, आप जमीन पे बैठो, चौकी मार के बैठो और हाथ से खाना खाओ, ये शास्त्र विधि है, ठीक है। अगर आप बोलोगे मैं कुर्सी पे बैठ के खाऊंगा, मैं बेड पे बैठ के खाऊंगा, मैं हाथ से नहीं खाऊंगा, चम्मच से कांटे से खाऊंगा, तो ये चीज पक्का आपकी बॉडी को ये फायदेमंद नहीं होगी। ये जो खाना आप खाओगे ये आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन कम देगी और नुकसान ज्यादा देगी, ठीक है। तो जो रूल्स बताए गए हैं खाना के बारे में, उसी रूल्स को फॉलो करके आपको खाना चाहिए। अगर उसके विरुद्ध आप जा रहे हो तो ये विधि विरुद्ध हो जाएगा। तो ये 18 प्रकार के विरुद्ध बताए गए हैं। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आहार में विरुद्ध कितने बताए गए हैं, तो इसका आंसर है 18। आई होप आपको ये विरुद्ध समझ में आ गया होगा, कौन सा विरुद्ध क्या होता है। तो ये नेक्स्ट टाइम से जब भी आप खाना खाएं तो इन सब का ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या पॉइंट बताया गया है, आहार द्रव्य परीक्षा भाव। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, चरक ने बताया है चर, स्वभाव, शरीर अवयव, धातु, क्रिया, लिंग, प्रमाण, संस्कार और मात्रा। ये आहार द्रव्य परीक्षा भाव है, इसको परीक्षा करके ही आपको आहार ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। वो जो विरुद्ध हम अभी पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। क्या क्या है देखिए, गुण विरुद्ध। गुण विरुद्ध में फिश एंड मिल्क, ये आपको इकट्ठा नहीं करके खाना चाहिए। अगर आप इकट्ठे खा रहे हो तो आपकी कफ की वृद्धि हो जाएगी। संयोग विरुद्ध में क्या एग्जाम्पल देखिए, गुड़ और मकोई आपको इकट्ठा करके नहीं खाना चाहिए एक साथ। गुड़ और मूली आपको इकट्ठी नहीं खानी चाहिए। गुड़ और मधु आपको भी इकट्ठा नहीं खाना चाहिए। संस्कार विरुद्ध में एरंड तेल में गौरैया पक्षी का मांस पका के नहीं खाना चाहिए। एरंड तेल में लावक मांस पका के नहीं खाना चाहिए। एरंड तेल में तितिर मांस या मयूर मांस भी पका के नहीं खाना चाहिए। देश विरुद्ध, यूज ऑफ स्निग्ध शीत आहार औषधि आनुक देश। अगर आप आनुक देश में रहते हो, आनुक मतलब जहाँ पे पानी की बहुलता ज्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसे देश में अगर आप रहते हो तो वहां पे बहुत ज्यादा स्निग्ध तेल, घी, ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। और ठंडी वीर्य वाला या ठंडा आहार भी आपको नहीं लेना चाहिए। देश विरुद्ध हो जाता है। काल विरुद्ध का एग्जाम्पल देखिए, शीत और रुक्ष पदार्थ सेवन ड्यूरिंग नाइट। तो रात में आपको शीतल और रुक्ष पदार्थ नहीं लेना चाहिए। मात्रा विरुद्ध में इक्वल क्वांटिटी ऑफ मधु और जल। मधु और जल सम मात्रा में नहीं लेना चाहिए। मधु और घृत भी सम मात्रा में नहीं लेना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मात्रा विरुद्ध, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है। तो मधु और घृत किस विरुद्ध का एग्जाम्पल है, तो ये मात्रा विरुद्ध का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ विरुद्ध आहार। अगर आप विरुद्ध आहार ले रहे हो, आप नहीं मान रहे हो कोई भी रूल्स, तो आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। देखिए इसमें कितनी सारी बीमारियां दी गई। नपुंसकता हो सकती है, सबसे पहले शुक्र का नाश हो जाएगा। ऑब्वियसली अब देखिए, आप अगर सही से आहार नहीं ले रहे हो, आपका आहार रस सही से नहीं बन रहा है। आहार रस सही से नहीं बन रहा मतलब उत्तरोत्तर धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र नहीं बनेंगे सही से, तो लास्ट में क्या होगी, शुक्र का नाश हो जाएगा। सारी शुक्र धातु आपकी खत्म हो जाएगी और आप नपुंसक भी हो सकते हो। इसके अलावा और बीमारियां देखिए, विसर्प हो सकता है, अंधत्व हो सकता है, जलोदर हो सकता है,
विस्फोट, भगंदर, मूर्छा, मद, आदमान, गलग्रह, पांडु, आमविष, किलाश, कुष्ठ, ग्रहणी, शोथ, अम्लपित्त, ज्वर, पीनस और मृत्यु। लास्ट में मृत्यु भी बताई गई है। तो बड़े ध्यान से आप जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं वो सब आप फॉलो करिए और उसी हिसाब से आप भोजन का ग्रहण करिए, नहीं तो ये सारी बीमारियां आपको लग सकती हैं। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं विरुद्ध आहार और उसके प्रभाव के। तो देखिए, आहार द्रव्य अगर आपका आनूप मांस, ग्राम्य मांस है, जलीय मांस, तो उसका विरुद्ध द्रव्य कौन सा है? अगर आप ये मांस सेवन कर रहे हो किसी टाइम पे तो आपको मधु, तिल, गुड़, दूध, मांस यानी उड़द की दाल, मूली, कमल, अंकुरित धान्य, ये सारी चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। अगर आप खा लोगे तो क्या होगा? खा लोगे तो बाधिर्य हो सकता है, अंधत्व हो सकता है, कंप, जाड्य, मुकत्व, मिनमिनत्व, ठीक है, तो ये सारी डिजीजेस आपको हो सकती है। नेक्स्ट आहार द्रव्य है क्षीर। अगर आप दूध पी रहे हो तो दूध के साथ आपको मछली, फिश और चिलचिम फिश नहीं खाना चाहिए। तो ये चीजें आपको निषेध कर देनी चाहिए दूध पीते वक्त। तो इससे अगर आप लेंगे तो क्या होगा? महाअभिसंधि हो सकता है, विबंध हो सकता है और आम विष भी बन सकता है। ये बहुत ही ज्यादा अभिसंधि कारक है, इससे आपके सारे स्रोतस ब्लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट, दूध के साथ और क्या नहीं लेना है? मूली, लहसुन, शिगरू, आर्जक, सोमुख और सुरस, ये कुछ चीजें हैं, ये आपको दूध के साथ नहीं लेनी चाहिए। इसको अगर आप ले रहे हो तो आपको कुष्ठ हो सकता है। नेक्स्ट है मधु और क्षीर। अगर आप दूध और मधु ले रहे हो तो उसके साथ आपको क्या नहीं लेना है? फ्राइंग विद सरसों तेल, पुष्कर, रोहिणी और कपोत मांस, ठीक है, पुष्कर, रोहिणी और कपोत मांस को सरसों तेल में फ्राई करके आपको नहीं लेना चाहिए अगर आप दूध और मधु एक साथ ले रहे हो तो वहां पे क्या होगा? अगर आप ले लोगे इनको साथ में सारी चीजें खा लोगे तो रक्ताभिसंध हो सकता है, धमनी प्रतिचय हो सकता है, धमनी उसकी कम हो जाएगी, देन अपस्मार हो सकता है, शंखक, गलगंड, रोहिणी और मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट नंबर 5 में है, अगर मधु किसी ने खाया हो, शहद खाया हो, तो क्षीर, जतुशाक, पक्व बड़हल उसको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इसको अगर वो खा लेगा तो मृत्यु का भय रहता है, बल, रूप, कांति, वीर्य का नाश हो जाता है। बर्रे साक अगर किसी ने खाया हो तो उसको मदिरा, मैरेक और बधु नहीं खाना चाहिए, और अगर वो खा रहा है तो वात वृद्धि हो सकती है। देन हरित पक्षी का मांस अगर किसी ने खाया हो तो सरसों तेल उसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है, अगर वो ले लेगा तो पित्त वृद्धि हो जाएगी। देन बगुले का मांस अगर किसी ने खाया है तो फैट ऑफ चर्बी, सुअर की चर्बी नहीं खानी चाहिए, अगर ये खा लेगा तो सद्य प्राण हरे, तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। मयूर का मांस अगर किसी ने लिया हो तो एरंड काष्ठ या एरंड तेल उसको नहीं लेना चाहिए, इससे भी सद्य मृत्यु हो जाएगी। पोई साग, पोई या उपोदिका भी इसको बोलते हैं, तो अगर ये वाला साग खाया हो तो तिल कल के साथ नहीं लेना चाहिए, अतिसार हो सकता है, पेट खराब हो सकता है उसका। देन हरित पक्षी मांस अगर किसी ने खाया हो तो दारू हरिद्रा नहीं खानी चाहिए, ये अगर खा लेगी दारू हरिद्रा तो सद्य प्राणहर हो सकता है, उसके भी प्राण नाश हो सकते हैं। अब आपने बहुत सारे पढ़ लिया आहार की, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इसके साथ नहीं खाना चाहिए, ये उसके साथ नहीं खाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आहार वर्ग कुछ बताए गए हैं और उसमें सबसे अच्छा जो होता है वो बताया गया है, हितकर, और अहित द्रव्य कौन होता है वो बताया गया है। तो ये चरक ने बताया है इसे, तो क्या बताया? नंबर 1 में शुक धान्य, शुक धान्य में लोहितशाली हितकर होता है और यवक अहितकर होता है। श्रमी धान्य में मूद यानी मूंग की दाल हितकर होती है और मास यानी उड़द की दाल अहितकर होती है। उदकम पानी है ना, पानी में अंतरिक्ष उदक हितकर होता है और वर्षा नादेयम उदकम यानी नदी का जो पानी है वर्षा ऋतु में नदी का पानी अहितकर होता है। देन लवण, लवण में सैंधव लवण सबसे बेस्ट होता है और औषर लवण सबसे वर्स्ट होता है, ये नहीं लेना चाहिए। शाक में जीवंती शाक सबसे बेस्ट होता है और सरसप शाक
बर्स्ट होता है, खराब होता है, अहित होता है। देन नंबर 6 में मृग मांस। मृग मांस में अण्डेय मांस सबसे बेस्ट होता है और गो मांस सबसे खराब होता है। पक्षी के मांस में लावक पक्षी का मांस सबसे बेस्ट होता है और कर्ण कपोत का मांस सबसे खराब होता है। गिलेशय प्राणी में गोधा का मांस सबसे बेस्ट होता है और भेक यानी कौन है ये? मेंढक। मेंढक का मांस आपको नहीं खाना चाहिए। देन मत्स्य, मछली में रोहित मछली, रोही मछली सबसे बेस्ट होती है और चिलचिम सबसे वर्स्ट होती है। देन घृत में गोघृत सबसे बेस्ट होता है और आविक घृत सबसे खराब होता है। आविक घृत आपको नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है क्षीर। क्षीर में गोक्षीर, गाय का दूध सबसे बेस्ट होता है और आवी का क्षीर सबसे वर्स्ट होता है। स्थावर तेल में तिल तेल सबसे बेस्ट होता है, कुसुम तेल सबसे खराब होता है। आनुक मृग वसा में वराह वसा सबसे बेस्ट होती है, माहिष वसा खराब होती है। मत्स्य वसा में चुल्लू की वसा सबसे बेस्ट होती है और कुंभीर की वसा सबसे खराब होती है, अहित होती है। जलचर विहंग वसा में पाक हंस वसा सबसे बेस्ट होती है और काक मुद्ग वसा सबसे बुरी होती है। ये नाम आप याद रखिएगा, हित और अहित सबसे बेस्ट कौन सा है। क्वेश्चन कैसे आता है देखिए, एक एग्जांपल मैं देती हूँ। मत्स्य वसा में सबसे हितकर वसा कौन सा है? तो आंसर आपका होगा चुल्लू की वसा, है ना। जलचर विहंग वसा में सबसे अहित वसा कौन सा है? काकमुद्ग वसा आंसर होगा वहां पे। ऐसे ही नंबर 16 देखिए, विष्किर शकुनी वसा में कुक्कुट वसा सबसे बेस्ट होता है और चटक वसा सबसे वर्स्ट होता है। देन शाखाद मेदस में अजामेदस सबसे बेस्ट होता है और हस्ती मेद सबसे वर्स्ट होता है, ये आपको नहीं खाना चाहिए। देन कंद में सबसे बेस्ट कौन है? श्रृंगवीर। श्रृंगवीर क्या होता है? अदरक। अदरक होती है, अदरक क्या, उसको श्रृंगवीर भी बोलते हैं, ये सबसे बेस्ट होती है। और आलू सबसे खराब होता है और यूपी में बहुत आलू मिलता है ना, सभी खाते हैं आलू, लेकिन आलू आपको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो ये वर्स्ट कंद बताया गया है। देन फल में, फ्रूट्स में सबसे बेस्ट कौन होता है? मृदविका, ग्रेप्स। ग्रेप्स सबसे अच्छी होती हैं और लकुच फल होता है वो सबसे वर्स्ट होता है। इक्षु वर्ग में शर्करा सबसे बेस्ट होती है और पाणित सबसे वर्स्ट होता है। तो ये आप पॉइंट्स याद रखिएगा, कौन से वर्ग में कौन सी चीज सबसे अच्छी है और कौन सी चीज अच्छी नहीं है, अहितकर है, तो वो चीज आप अवॉइड कर सकते हैं और जो चीज अच्छी है उसको आप खूब खाइए, है ना। देन उसके बाद आ जाता है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स बताए गए हैं। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स में क्या क्या बताए गए हैं देखिए, क्या क्या बीमारी हो सकती है खाने पीने की चीजों की वजह से। तो एक्सेसिव प्रोटीन अगर कोई ले रहा है, बहुत ज्यादा प्रोटीन ले रहा है, तो उसको डिस्पेप्सिया हो सकती है और एल्बुमिनूरिया भी हो सकती है, यूरिया में एल्बुमिन आएगा। एक्सेसिव ऑफ स्टार्ची एंड फैटी फूड कोई ले रहा है तो कॉर्पुलेंस हो सकता है, डिस्पेप्सिया और डायरिया भी हो सकता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी, अगर प्रोटीन की कमी हो गई खाने में बहुत ज्यादा, तो बचपन में, इन्फेंसी में ही अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो न्यूट्रिशनल एडिमा हो सकता है और क्वाशियरकर हो सकता है। देन आयरन डेफिशिएंसी अगर हो रही है तो एनीमिया हो सकता है। आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से गॉइटर हो सकता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से जेरोसिस, जेरोप्थेल्मिया, ड्राई स्किन, नाइट ब्लाइंडनेस, कैटरा, ब्रोंकोन्यूमोनिया और अरेस्ट ऑफ डेवलपमेंट, तो उसका बढ़ना भी रुक सकता है, अरेस्ट, ठीक है, रुक जाएगा, वो बच्चा बढ़ेगा नहीं। तो ये विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसलिए बच्चों को बीच बीच में विटामिन ए, विटामिन डी, इन सब की गोलियां दी जाती है, सिरप दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विटामिन B1 डेफिशिएंसी अगर हो तो वहां पे स्लो ग्रोथ इन चिल्ड्रन, न्यूराइटिस और बेरी जैसी डिजीज हो सकती हैं। विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो तो एंगुलर स्टोमाटाइटिस, इरोजन ऑफ टंग, ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन, यानी आंखों में भी उसको दिक्कत होगी। विटामिन सी डेफिशिएंसी अगर हो तो स्कर्वी होती है, स्कर्वी में गम्स से उसकी ब्लीडिंग होने लगती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी हो तो रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स पाया जाएगा और ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में पाया जाता है। ये एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया, बच्चों में रिकेट्स और डेंटल कैरीज, दांत भी अस्थि धातु से ही बने हैं, है ना, तो विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो दांत भी खराब होने लगते हैं।
विटामिन ई डेफिशिएंसी अगर हो तो स्टेरिलिटी हो जाती है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है विटामिन ई। विटामिन पीपी डेफिशिएंसी, निकोटिनिक एसिड है आपका विटामिन पीपी, अगर ये डेफिशिएंट हो जाए तो पेलाग्रा, डायरिया, डर्माटाइटिस, डिमेंशिया और एरिदेमा, ये सारे डिजीजेस उसको हो सकते हैं। विटामिन बी6 डेफिशिएंसी अगर हो तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी, रिजिडिटी और डर्माटाइटिस उसको हो सकता है। विटामिन बी12 डेफिशिएंसी हो तो पर्निशियस एनीमिया हो सकता है। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया उसको हो सकता है। आहार के बारे में स्वस्थ व्रत में बहुत कुछ बताया गया है। स्वस्थ व्रत में मेन उसका जो प्रयोजन है क्या है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। अगर आप सही आहार ले रहे हो, आपकी कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं हो रही है ना, तो आपको बीमारियां नहीं होंगी। अगर बीमारियां नहीं होंगी तो इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बताया जाता है। अगर आप प्रिवेंशन कर रहे हो तो आपको फिर बीमारी ही नहीं होगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, है ना। तो आहार के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, तो ये सारी चीजें आपको माननी चाहिए और इसको बड़े ध्यान में रख के आपको अपना खाना सिलेक्ट करना चाहिए कि क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, रात्रिचर्या। दिन भर में खाना पीना नहाना धोना सब हो गया, अब आ गई रात्रिचर्या। रात्रि में क्या क्या बताया गया है, संध्याकालीन चर्या में जो आपको नहीं करना है। संध्या का काल क्या होता है, जब दिन और रात के बीच का समय होता है, जब वो टाइम चेंज हो रहा है, काल का परिवर्तन हो रहा है, तो उस समय कुछ चीजें मना की गई हैं, जैसे भोजन नहीं करना चाहिए और मैथुन नहीं करना चाहिए, निद्रा सोना नहीं चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए और मार्ग गमन, कहीं पे जाना भी नहीं चाहिए बाहर। तो अगर वो भोजन करेगा तो उसको डिजीज हो सकता है, व्याधि उत्पन्न हो सकती है। मैथुन अगर करेगा तो गर्भ की विकृति हो सकती है, जो बच्चा होगा वो विकृत होगा। निद्रा अगर वो सो जाएगा शाम को तो दारिद्र्य, वो गरीब हो जाएगा। पठन यानी अगर वो पढ़ाई करेगा तो उसकी आयु की हानि हो सकती है। और मार्ग गमन अगर करेगा तो त्रास हो सकता है। ये चीजें आप याद रखिएगा, संध्या के समय में जब वो काल परिवर्तन हो रहा हो उस टाइम पे आपको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। देन नेक्स्ट आता है निद्रा। निद्रा कितने प्रकार की बताई गई है, निद्रा 7 प्रकार की बताई गई है, टोटल 7। ओके, और उसमें क्या क्या आ जाता है, सबसे पहला है तमोभवा, फिर श्लेष्म समुद्भवा, मनः शरीर श्रम संभवा, ये 2 होते हैं, 3 और 4, मन श्रम संभवा और शरीर श्रम संभवा। उसके बाद नंबर 5 में आता है व्याधि अनुवर्तिनी। नंबर 6 में आता है रात्रि स्वभाव प्रभवा, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, तो ये है नंबर 6 रात्रि स्वभाव प्रभवा। और नंबर 7 जो है आपका वो है आगंतुकी। आगंतुकी, तो यहाँ पे 7 प्रकार की निद्रा ऐसी बताई गई है, तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, मनः श्रम संभवा और शरीर श्रम संभवा, व्याधि अनुवर्तिनी, रात्रि स्वभाव प्रभवा और आगंतुकी। 7 प्रकार की निद्रा बताई गई है। इफेक्ट ऑफ स्लीप उसके बाद आता है। इफेक्ट ऑफ स्लीप में क्या क्या बताया गया, अगर आप अच्छे से सो रहे हैं, गुड स्लीप आपको आ रहा है, तो उसमें सुख, पुष्टि, बल, वृषता, ज्ञान और जीवन, ये सारे बेनिफिट्स रहते हैं। अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है तो दुख, कार्श्य, अबल, क्लिबता, अज्ञान और मरण भी हो सकता है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ अकाल शयनम, जिस टाइम पे आपको नहीं सोना चाहिए, अगर आप उस टाइम पे सो रहे हैं तो क्या क्या डिजीज आपको हो सकता है, मोह, ज्वर, स्थैमित्य, पीनस, सिरोरुजा, शोफ, त्रिल्लास, श्रोतोरोध और अग्निमांद्य, ये बहुत सारी डिजीज बताई गई हैं जो अकाल शयन की वजह से होते हैं। कॉजेस ऑफ स्लीपलेसनेस, अगर जिसको इंसोम्निया बोला जाता है, नींद नहीं आना, रात्रि स्वभाव निद्रा जो आनी चाहिए वो भी अगर नहीं आ रही है तो क्या क्या कॉज हो सकते हैं, वात पित्त की वृद्धि, मनस्ताप, धातु क्षय और अभिघात, तो ये कॉज की वजह से भी कभी कभी निद्रा नहीं आती है, जिस कंडीशन को इंसोम्निया कहा जाता है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अनिद्रा, अगर आप टाइम पे सो नहीं रहे हो तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उसकी, अंगमर्द, बॉडी एक हो सकता है, गौरव, सिर उसका भारी भारी लगेगा, जिह्वा दिन भर उसको जम्हाइयां आती रहेगी,
जाड्य, बॉडी में अकड़न जकड़न मचती रहेगी। तंद्रा, काफी उसको झपकियां आती रहेंगी, है ना। ग्लानि, भ्रम और वातज रोग, तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आपको अनिद्रा में देखने में मिल सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट में आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या प्रोसीजर्स बताए गए हैं ट्रीटमेंट में। अभ्यंग, उत्सादन, स्नान, ग्राम्य आनुप जलीय मांस रस, दधि युक्त शालियन, क्षीर घृत मद्य, मानसिक सुख, मनोनुकूल गंध शब्द संवहन, चक्षु तर्पण, लेप ऑन शिर एंड वदन, सुंदर साया, सुखवह गृह और अनुकूल शयन काल। ठीक है, तो ये आप ये सारी चीजें आप पेशेंट को दे सकते हैं, प्रेस्क्राइब कर सकते हैं अनिद्रा के ट्रीटमेंट के रूप में। अगर कोई पेशेंट आपके पास आए तो आपको उसको समझाना है कि ये चीजें आपको खानी चाहिए, मालिश करानी चाहिए, अच्छे से स्नान करिए, क्योंकि उन सबके फायदों में अच्छी निद्रा बताई गई है। ठीक है, तो आहार हो गया, निद्रा हो गई। उसके बाद जो त्रयोपस्तंभ का तीसरा उपस्तंभ है वो है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, जिसमें से कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे अष्टांग मैथुन बताया गया है। अष्टांग मैथुन में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। स्मरण, कीर्तन, केली, प्रेक्षण, गुह्य भाषण, संकल्प, अध्यवसाय और मैथुन। तो ये 8 चीजें बताई गई हैं जो अष्टांग मैथुन में इंक्लूडेड है। देन मैथुन निषिद्ध स्त्री, कौन सी स्त्री के साथ मैथुन नहीं करना चाहिए। रजस्वला, आकामा, मलिन, अप्रिया, वर्णवृद्धा, वयोवृद्धा, व्याधि पीड़ित, हीनांगी, गर्भिणी, वैश्या, योनि दोष युक्त, सगोत्र, गुरुपत्नी, प्रवर्जित। ठीक है, तो ऐसे स्त्रियों को वर्जित कर देना चाहिए। इन स्त्रियों के साथ आपको मैथुन नहीं करना चाहिए। देन मैथुन निषिद्ध काल बताया गया है। कौन से काल में मैथुन नहीं करना चाहिए। संध्या काल में, पर्व दिन काल में, कोई फेस्टिवल हो उस दिन नहीं करना चाहिए, अर्धरात्रि काल में नहीं करना चाहिए और मध्याह्न काल में भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ अति मैथुन। अगर बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा कोई मैथुन कर रहा है, सेक्सुअली इन्वॉल्व है सेक्सुअल एक्टिविटी में, तो उसमें क्या क्या डिजीज हो सकती हैं। कास, शूल, ज्वर, श्वास, कार्श्य, पांडु, क्षय, आक्षेपक और शुक्र का क्षय हो सकता है। ये सारी बीमारियां उसको हो सकती है। तो आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जो कि दिनचर्या और रात्रिचर्या में आता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऋतुचर्या भी डिस्कस करेंगे, सीजन वाइज कैसे कैसे क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप लोग क्या करेंगे, आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और ये वीडियो खूब शेयर करेंगे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा पाए, सभी लोग पढ़ाई कर पाए। और बेल आइकन आपको जरूर दबाना है ताकि जो भी वीडियो अपडेट की जाए वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, है ना। आपको पता चल जाएगा कि क्लास अभी अपलोड हो गई है, तो आप आराम से बैठ के फिर देख सकते हैं। सो अपने ब्रेन को रेस्ट दीजिए। बहुत ज्यादा ओवरलोड पढ़ाई नहीं करनी है। डेली पढ़ाई करनी है, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी है, अच्छे से करनी है। जितना टाइम भी आप पढ़ रहे हो उतना कंसंट्रेशन से पढ़ो, अच्छा खाना खाओ। अभी मैंने बताया कैसे कैसे आहार विधि सब बताई आपको, तो उस हिसाब से आप सही आहार विधि में खाना खाइए, अपने ब्रेन को सही न्यूट्रिशन पहुंचाइए, है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच और आप सबको मेरा नमस्कार।